वेलकम टू सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल। देखिए, आज है 21 मई और सैटरडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने एक मेंस का आंसर लिख के आज भेजना है। उसका है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी टू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। आप इसको 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आप लिख के भेज सकते हैं। और लिख के कहाँ पे भेजना है आपको, एक टेलीग्राम पे सर्च करना है @आकाश 8283। और इसी क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर या फिर आंसर वी कैन से, वो आपको मिलेगा सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल पे, नॉट यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये चीज है। और चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहली चीज, जो ज्ञानवापी केस है उसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास में दोबारा पहुंचा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास में गया था और इसमें पहले ये जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी सिविल जज के पास था, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास में वाराणसी के गया है। और उन्होंने ये बोला है कि भाई, जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज है इस डिस्प्यूट की देखते हुए कुछ और ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर की हेल्प चाहिए थी, या फिर उनकी सोच चाहिए इसमें। तो इस वजह से उन्होंने इस केस को वहां पे डाल दिया। अगर हम सेकेंड न्यूज की यहाँ पे बात करें, दिस न्यूज इज रिलेटेड टू GS3। और GS3 में ये आती है हमारी साइंस एंड टेक के अंडर। एंड मोर ओवर दिस न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2 विच इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ऑल्सो गवर्नेंस इन दी कंट्री। देखिए, 29 फोन्स टेस्टेड फॉर दी पेगासस स्पाईवेयर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था, ऑर्डर किया था प्रॉब। लास्ट ईयर जब बहुत ही ज्यादा एलिगेशन आ रही थी कि भी इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को यूज किया है गवर्नमेंट एजेंसीज ने, और फिर किस चीज के लिए, कि टारगेट सर्विलियंस के लिए, जैसे पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट। तो इस चीज को देखते हुए हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने टेक्निकल इंक्वायरी बिठाई सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने बोला आपने क्या क्या चीजों के बारे में पता करना है। नंबर वन, वेदर पेगासस वाज यूज्ड ऑन फोन और अदर डिवाइसेस ऑफ द सिटीजन टू एक्सेस डेटा या इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन। फिर नंबर टू, उन्होंने बोला कि कमेटी को क्या क्या देखना है, डिटेल्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पेगासस अटैक, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी हैज यूज्ड द पेगासस देन अंडर व्हाट लॉ। अगर उन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन ने यूज किया भी है, रेगुलेटरी बॉडी ने, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, तो वो किस चीज के अंडर किया है, कहाँ, किस लॉ के अंडर किया है। अगर तो लॉ के अंडर किया है फिर तो ठीक है, अगर लॉ के अंडर नहीं किया तो वो फिर बहुत ही ज्यादा गलत बात है। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है। तो अभी जो रिपोर्ट है वो बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को सबमिट करिए, फिर उसके बाद में इस चीज को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई, लेट्स सी कि भाई पेगासस है क्या। देखिए, पहली चीज तो ये जो पेगासस है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक मालवेयर है जिसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। मतलब क्या है, ये इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये डिवाइस में एंटर हो जाता है, किसी भी डिवाइस में एंटर होएगा। और जो सामने वाला बंदा है, जैसे आपके पास मोबाइल है तो आपके मोबाइल में एंटर कर जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेगा। ठीक है, और लाइट बैक टू हुएवर इट इज दैट इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर टू स्पाई। ठीक, फिर उसके बाद में जो पेगासस है वो बनाया किसने, ये इजरायली फर्म ने बनाया था, NSO ग्रुप ने, जो कि सेटअप हुआ था 2010 में। जो इसका अर्लीस्ट वर्जन था उसमें क्या था, कैप्चर्ड बाय द रिसर्च इन 2016। ये इन्फेक्ट करता था फोन को थ्रू व्हाट इज कॉल्ड स्पीयर फिशिंग। मतलब क्या है स्पीयर फिशिंग का, टेक्स्ट मैसेज करना या फिर ईमेल करना। ठीक है, और अगर उस पर कोई बंदा क्लिक करता था तो फिर वो बंदा उसके मतलब पॉइंट में फंस जाता था, कि वहां पे जो पेगासस है वो एंटर कर जाता था। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी इनकी आई है वो हम उसको बोलते हैं जीरो क्लिक। जीरो क्लिक का मतलब है, पेगासस की जो इन्फेक्शन है वो जीरो क्लिक अटैक के साथ भी आ सकती है। मतलब कि अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई कॉल आई, नहीं भी उठाई, तब भी वो एंटर कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं जीरो क्लिक। तो वो फोन, फोन का जो ओनर है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फोन के साथ नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने काम में सक्सीड कर जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, दीज विल ऑफन एक्सप्लॉइट जीरो डे वल्नरेबिलिटीज विच आर फ्लॉज और बग्स in an operating system that the mobile phone manufacturer does not yet know about and so has not been able to fix। तो किसी भी मोबाइल में किसी भी चीज में ये एंटर हो सकता है, ये चीज आपने याद रखनी है। एंटर होके इवन ये उस चीज का कैमरा, माइक्रोफोन, इस तरह की चीजें भी ऑन करवा सकता था। इतना ज्यादा ये जो स्ट्रॉन्ग जो पेगासस स्पाईवेयर है हम उसको बोल सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया फिशिंग में काम करता था, अब ये स्पाईवेयर का काम करता है, जीरो क्लिक। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। फिर अगर हम तीसरी न्यूज पे चले,
ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, यहाँ पे GS3 की न्यूज है। GS3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें FDI के जो इन्फ्लोज है वो हाईएस्ट है एवर, $83.57 बिलियन टच कर चुके हैं। और ये चीज बताई किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताई है। चलिए मैं आपको FDI के बारे में थोड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं FDI के बारे में। सबसे पहली चीज, अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए दूसरी कंट्री में जा रही है, जैसे सपोज कि कोई USA की कंपनी है, वो हमारे इंडिया में आ रही है फॉर दी लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है, पहली चीज लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड चीज, वो जो फंडिंग लेकर आ रही है, जो पैसा लेकर आ रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट से ग्रोथ आएगी। और इस चीजों में हमें क्या पता चलता है कि लॉन्ग टर्म अगर फंडिंग लेकर आ रही है, मोर ओवर हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी। अगर ये सारे कंपोनेंट्स एक फंडिंग में है, एक पैसे में है जो कि बाहर की कंपनी लेकर आ रही है, हम उस चीज को FDI डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म के लिए आई है। अभी जो FDI है हमारी कंट्री में, वो दो तीन तरह से आ सकती है, ठीक है। पहले चलो FDI हो गया। एक जो फंडिंग आती है वो आती है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब कभी भी अगर उनको लगेगा कि हमें कुछ लॉस हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आते हैं, वो यहाँ पे कुछ सेटअप करने के लिए नहीं आते। हम उस चीज को बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, इतना समझ में आया? अब ये जो FDI है, ये तीन तरह की हो सकती है। नंबर वन इज हॉरिजॉन्टल FDI, नंबर टू यहाँ पे रहती है वर्टिकल FDI, और नंबर थ्री यहाँ पे रहती है प्लेटफॉर्म FDI, ठीक है जी। तो ये तीन तरह की FDI आपके पास हो सकती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल FDI की बात करते हैं यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल FDI में आपने याद रखना है, सपोज USA की कोई कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड, फोर्ड USA। अगर ये कंपनी हमारे इंडिया में आ रही है और वहां पे क्या बना रही है, कार कार बना रही है, कार मैन्युफैक्चर कर रही है, और सेम काम आके यहाँ पे करती है, कार ही मैन्युफैक्चर करती है, हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल FDI। नंबर टू आते हैं वर्टिकल FDI। अब ये बनाती तो पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंट्री में है, क्या पेरेंट कंट्री में या पेरेंट कंपनी क्या बनाती है, कार को। लेकिन कार की जगह पे अगर कार का एक इनपुट बनाना स्टार्ट कर दे, लेट्स से इन्होंने यहाँ पे टायर्स को बनाना स्टार्ट किया, तो हम इस चीज को क्या डिक्लेयर करते हैं, वर्टिकल FDI डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। यहां तक समझ में है? तो पहली चीज हॉरिजॉन्टल FDI जो सेम काम कर रही है। वर्टिकल FDI में मैंने आपको क्या बताया कि वो कार की एक इनपुट बनाने लगी, मतलब जो आउटपुट प्रोडक्ट है हमारा, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, उसका एक छोटा पार्ट यहाँ पे हमारी कंट्री में बना रही है, तो वो वर्टिकल FDI है। फिर एक होती है प्लेटफॉर्म FDI। अब सपोज फोर्ड जो USA की कंपनी है, वो यहाँ पे आती है इंडिया में, वो देखती है कि हमारी यहाँ पे जो सेल है वो नील है, मतलब बड़ी कम है, वो जीरो है। तो यहाँ पे कार बनाएगी तो सही, ठीक है जी, मतलब सपोज उन्होंने कार बनानी स्टार्ट कर दी और यहीं पे बेचनी स्टार्ट कर दी इंडिया में, वो तो पागलपंती हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है सेल नील है, डिमांड ही नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या करती है, इंडिया को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करती है, मतलब यहाँ पे चीप लेबर है, यहाँ पे जो परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत है, मतलब हाई है। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी हाई होती है, तो हमें पता है कि भाई कम पैसे में ज्यादा चीजें आ सकती हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जो बाहर की कंपनीज है इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, कार यहाँ पे बनाएगी, लेकिन बेचेगी पूरे कहाँ पे, एशिया में, साउथ एशिया में, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमारी कंट्री को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो तीन तरह से FDI आ सकती है हमारी कंट्री में। अब इस FDI को लाने के दो रूट रहते हैं, कि दो रूट से जो FDI है वो यहाँ पे आ सकती है। उसमें पहला रूट क्या रहता है, उसमें फर्स्ट रूट है जो, वो रहता है हमारे पास, एक रूट रहता है ऑटोमेटिक रूट। जो कंपनी है वो FDI लेकर आ सकती है किस किस फॉर्म में, एक रहता है ऑटोमेटिक रूट, मतलब ऑटोमेटिक रूट FDI, और दूसरा हमारे पास रहता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट, देखिए ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, जो कंपनी है वो हमारी कंट्री में आएगी, काम करना स्टार्ट करेगी, और विद इन 30 डेज उसको इन्फॉर्म करना है, सिर्फ इन्फॉर्म, परमिशन नहीं लेनी, इन्फॉर्म करना है किसको, RBI रीजनल ऑफिस को। लेकिन गवर्नमेंट रूट में पहले परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी कंपनी को हमारी कंट्री में एंटर होने से पहले। और वो जो सेक्टर्स हैं कि किन सेक्टर्स में परमिशन लेनी और किन सेक्टर में नहीं लेनी, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और यहाँ पे एक इन्होंने पोर्टल बनाया है, वो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP। इस पोर्टल पे कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी, उस पे सारी इंफॉर्मेशन देगी, फिर उसको परमिशन मिलेगी, फिर वो कंपनी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है जी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा FDI का। और इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, अगली जो न्यूज हमने डिस्कस करनी है, वो है एडिटोरियल।
वो एडिटोरियल भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे हैदर जी हैं, ये कहते हैं कि भी इंडिया को कुछ लेसन सीखने चाहिए। सो GS2 से रिलेटेड है ये, और GS2 से किस तरह से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, नंबर वन यहाँ पे अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला है नेबरहुड इन टर्मोइल लेसन फॉर इंडिया, कि इंडिया को लेसन सीखने चाहिए, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम में है। पहली चीज तो जो है, इंडिया ने अपनी अप्रोच को चेंज किया है। अप्रोच को चेंज कैसे किया? अगर किसी भी कंट्री में कोई भी चीज हो रही है आज की डेट में, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो भूटान है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो म्यांमार है, कहीं पे भी कुछ चेंज हुआ, कहीं पे डेमोक्रेसी आई, कहीं पे डेमोक्रेसी गई, उसमें इंडिया का 1% भी हाथ नहीं था। पहली चीज यहाँ पे बोली, मतलब कुछ इंटरफेरेंस नहीं की। ठीक है। दूसरी चीज ये कि इंडिया ने हर एक कंट्री के लिए अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज की है। वन साइज फिट्स ऑल वाली जो अप्रोच है उसको भी चेंज करने की यहाँ पे कोशिश की है। फिर यहाँ पे उसने क्या बोला कि पीपल मोर देन लीडर्स। इंडिया ने और क्या अच्छी चीज यहाँ पे जो सेकंड स्टेप लिया, या फिर सेकंड लेसन क्या है, कि इंडिया आज की डेट में नेबरहुड के जो लीडर्स है उस पे फोकस नहीं करता। ऑब्वियसली जितना फोकस करना उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस चीज पे करता है? ज्यादा फोकस हम यहाँ पे करते हैं एक चीज पे, और उस चीज का क्या नाम है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। उस चीज का नाम है लोग। तो जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के लोगों की बात थी कि वहां पे वीट पहुंचाना है हमने, या फिर श्रीलंका में भी हम यही बोल रहे हैं कि हम जितना हम काम कर सकेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कि भाई श्रीलंका के लोगों के लिए हम काम करेंगे। तो ये जो एक चीज है वो अच्छी चीज है, क्योंकि लीडर्स चेंज होते रहेंगे, लोग वही हैं। लोगों ने आपको अच्छा बताना है, अच्छा डिक्लेयर करना है, ना कि लीडर्स हैं। फिर उसके बाद में थर्ड लेसन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि पहले जो इंटरफेरेंस है वो दूसरी कंट्रीज में अगर कुछ होता था, कहीं पे भी कोई बड़ा एक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान हुआ था, तो वो इंडिया बहुत ही ज्यादा शार्पली क्रिटिसाइज करता था। लेकिन अब उन चीजों से थोड़ा सा पीछे रह रहा है इंडिया, और इंडिया बोलता है कि यार मुझे लेना क्या है। हाँ, उन लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है इंडिया, के सीए कर दिया हमने कि वहां के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अ न्यूट्रल पोजीशन विल नॉट डू। यहाँ पे जैसे हमने न्यूट्रल पोजीशन बना के रखी है रशिया इन्वेजन में, ठीक है, या फिर चाइना का जो साउथ चाइना सी में चलता है प्रोग्राम, यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा काम करना चाहिए कि भाई देखो, कि जो जो चीजें हैं, कि किस तरह से एक स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ पे ये बात की जा रही है, यहाँ पे एक स्टैंड लेने की बात की जा रही है। ठीक है। मोर ओवर उन्होंने यहाँ पे एक चीज और बोली, कि जी कहते जो फर्स्ट लेसन जो हमें सीखना है, जो पॉपुलिज्म है वो ये नहीं पता लगता कब चला जाएगा। क्योंकि केपी ओली लगा लो, या फिर कोई भी लीडर लगा लो, जो श्रीलंका के लीडर लगा लो, जिसको आज लोगों ने खुद भगाया, वहां से भगा दिया। ठीक है, वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, वो कहते हैं कि भाई पॉपुलिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर काम करोगे एक अच्छे वे से, वो पॉपुलिज्म तभी मेंटेन रहता है। और यहाँ पे बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का, इकोनॉमी मैटर्स। नेक्स्ट लेसन इज वन दैट यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश learned in 1992 despite the Iraq war and his pitch to patriotism as Bill Clinton defeated him। जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने डिफीट किया था बुश को, और वो पेट्रियटिज्म की तरफ बहुत ज्यादा थे बुश। या फिर और भी अगर चीज में, तो वो स्लोगन किस तरह का देते थे कि भाई, मतलब एक होता ना कि भाई इराक वॉर हुई थी उस टाइम पे, तो लेकिन फिर भी क्लिंटन ने हराया। उसका रीजन क्या था? उन्होंने बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि इकोनॉमी पे फोकस करो, ना कि किसी और चीज पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, आपके सामने जो लीडर है वो खत्म हो चुके हैं। तो अगर इकोनॉमी नीचे जाती रहेगी, तो लीडर का खत्म होना 1 मिनट की बात है। जो लोग हैं वही ऊपर लेके जाते हैं, जो लोग हैं वही नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। और न्यू दिल्ली को यहाँ पे और क्या लेसन लेना चाहिए या फिर सीखना चाहिए यहाँ से? उन्होंने बोला है कि एक जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो मल्टी सेक्टरल, मतलब हमारी ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया, सार्क हो गया। ये जो चीजें हैं, ये जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कैसे रिवाइव करना है, कैसे जिंदा करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करनी चाहिए। कंसेंसस नीडेड। फाइनली द मोदी गवर्नमेंट मस्ट लर्न फ्रॉम द लेसन इन पॉलिटिकल कल्चर दैट लेट डाउन द अल्फा लीडर्स इन नेबरिंग डेमोक्रेसीज। ठीक है जी। तो ये कुछ आज का एडिटोरियल था। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है रिगार्डिंग दी डीलिमिटेशन कमीशन। सेंटर ने बोला है 2 ऑर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है जी। अब डीलिमिटेशन होता क्या है? पहली चीज तो प्रोसेस है रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को ऑफ द लोकसभा या फिर स्टेट असेंबलीज।
अब मेन टास्क डिलिमिटेशन का क्या है? रीड्रॉइंग दी बाउंड्रीज इन दी प्रोसेस। नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू दी लोकसभा और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में आल्सो चेंज। मतलब जो आपकी लोकसभा की सीट्स है या फिर एसएलए की सीट्स है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। ये वो चीज को चेंज करते हैं, ठीक है जी, रीड्रॉ करते हैं। और ये और क्या करते हैं, एससी या फिर एसटी की जो सीट्स है उसको भी रिजर्व करते हैं। आगे हम बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। ये देखिए, डिलिमिटेशन लिटरली इसका मतलब क्या है? एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज। डिलिमिटेशन हम करते क्यों है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने हर एक बंदे को टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अब सपोज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन वहां पे जो लीडर है वो एक ही है, मतलब जो एमएलए है या फिर एमपी है वो एक ही है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत लोगों को एक एमएलए एक एमपी दिया हुआ है, तो उसको रीड्रॉइंग करते हैं ये लोग, मे बी उसको दो में डिवाइड कर देंगे, इस तरह का प्रोसेस। फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एन एडवांटेज। नंबर 3 यहाँ पे क्या आता है? टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। और डिलिमिटेशन को कैरी कैसे किया जाता है? नंबर 1 है अंडर आर्टिकल 82, जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करते हैं डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। और अंडर आर्टिकल 170 जो स्टेट्स है उनको डिवाइड कर दिया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें, वंस दी एक्ट इज इन फोर्स, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है डिलिमिटेशन कमीशन। जब एक बार एक्ट फोर्स में आ गया तो डिलिमिटेशन कमीशन हमें बनाना पड़ता है। जब हम डिलिमिटेशन कमीशन को बनाते हैं तो उसमें हमने हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो कैरी आउट हुई थी बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन 1950-51। जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है उसको इनेक्ट किया गया 1952 में। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको सेटअप किया गया है फॉर दी 4 टाइम्स, 52, 63, 73, 2002। और अंडर किसके एक्ट के? 52, 63, 72 और 2002। और उसके बाद में देर वॉज नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 और 1991 का सेंसस, ठीक है जी। तो 1981 या 1991 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके जो कॉम्पोजिशन है उसमें कौन कौन बंदा यहाँ पे रहता है? एक तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? पहली चीज, डिटरमिन करना नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नंबर 2, आइडेंटिफाई करना सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर उसके बाद में इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कमीशन द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स। और lastly, the Delimitation Commission in India is a high power body whose orders have the force of law and cannot be called in question before any court. जो उसने ऑर्डर दे दिया उसकी फोर्स ऑफ लॉ है और वो किसी भी कोर्ट के आगे उसके जो ऑर्डर्स है उसको नहीं लेके जाया जा सकता, ठीक है जी। ये चीज आपने याद रखनी है, ये कंप्लीट टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन का, आपने प्रॉपर बेसिस को याद रखना है, आपको कुछ और करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट चीज है, दिस इज अबाउट द नॉर्म्स ईज्ड फॉर जीएम क्रॉप रिसर्च। जो नॉर्म्स है वो जीएम क्रॉप के लिए वो थोड़े से ईज कर दिए गए। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसने बोला, गाइडलाइंस डाली है कि नॉर्म्स को थोड़ा सा मतलब ईज किया गया है इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एंड सर्कमवेंटिंग चैलेंजेस ऑफ यूजिंग फॉरेन जीन्स टू चेंज क्रॉप्स प्रोफाइल। अगर इसके बारे में बात की जाए कि भाई अप्रूवल कहाँ से ली जाती है, उसके लिए एक ही अथॉरिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। आपने किसी फार्म में किसी इस चीज को यूज करना है, नहीं करना है, अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, वो किसके हाथ में? GEAC के हाथ में। हाँ ऑब्वियसली जो फाइनल कॉल वो रहती है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के हाथ में रहती है या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्टर के हाथ में। मोर ओवर जो GEAC है ये भी किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर है। अगर हम जीएम प्लांट्स की यहाँ पे बात करें, दैट यूजली कम फॉर सच स्क्रूटनी आर दोज दैट इन्वॉल्व ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी और इंट्रोड्यूसिंग अ जीन फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज इनटू अ प्लांट। मतलब किसी और प्लांट का स्पीशीज को निकाल के किसी और प्लांट में डालना, हम उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। इस चीज को हम बोलते हैं जीएम प्लांट्स, ठीक है। और उससे होता क्या है? हम पेस्ट अटैक से बचाते हैं। इसकी एग्जांपल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल क्या है? व्हाट इज जीएम क्रॉप? पहले मैंने आपको बता ही दिया कि क्रॉप को जीन को आर्टिफिशियली इंसर्ट करना किसी और स्पीशीज के, ताकि उसको उससे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो हम ले पाए। नंबर 2, आर देयर अदर जीएम क्रॉप्स इन इंडिया? कोई ऐसी जीएम क्रॉप है इंडिया में? जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया, बीटी कॉटन, इस तरह की चीजें। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीएम क्रॉप से, बीटी ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड,
ठीक है, जो कि गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टीवेशन जीएम क्रॉप्स की, जैसे कि बीटी ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड। हमारी बीटी कॉटन तो हमने किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं व्हेन डिड इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट जीएम क्रॉप, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट जो जीएम क्रॉप है वैरायटी अप्रूव्ड फॉर कमर्शियलाइजेशन वाज बीटी कॉटन, ठीक है, बोलगार्ड 1, which provided immunity against the pink bollworm and developed by Monsanto, was given to go ahead in 2002. Monsanto released Bolgard 2 in 2006. India has become the world's largest producer of cotton partly due to of BT cotton, which accounts for over 90% of the total cotton acreage in the country. Acreage in the country. ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट कि भाई चाइना ने रशिया से पूरा इंक्रीज किया हुआ है कि कैसे ऑयल परचेजेस कर ले कम कम प्राइस पे, नेगोशिएटेड प्राइस पे। श्रीलंका ने अपनी जो कैबिनेट है उसको एक्सपेंड किया, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक नहीं बिठाया। जो प्रॉब्लम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं उस चीज को देखते हुए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक हम उनको कोई नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे बात करें, फिनलैंड ने ये बोला है कि रशिया ने उसकी जो गैस सप्लाईज है उसको सस्पेंड कर दिया। उसका रीजन तो रहा होगा ना कुछ, अगर सस्पेंड किए हैं, क्योंकि फिनलैंड ने नाटो को क्या कर दिया, एप्लीकेशन डाल दी कि भाई मुझे ज्वाइन करना, मेंबरशिप चाहिए। तो नाटो के बारे में हमें पता होना चाहिए, नाटो के बारे में देखते हैं। पहली चीज जो नाटो है जी, नाटो इज अ मिलिट्री, कहाँ पे गया, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको हम वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, और ये 1949 में बनता है। अभी इसके करंटली 30 मेंबर्स हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जो फ्रांस है उसने विथड्रू किया था इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड ऑफ नाटो से, नाटो में है लेकिन इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से पहले इन्होंने विथड्रू कर लिया था, बट रिमेन्ड अ मेंबर ऑफ द नाटो ऑर्गेनाइजेशन। इट रिज्यूम्ड इट्स पोजीशन इन नाटो मिलिट्री कमांड इन 2009। हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन मॉन्स बेल्जियम में। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव है एसेंशियल एंड इंड्योरिंग पर्पस इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स बाय पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नाटो इज कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। और इसका एक आर्टिकल 5 यहाँ पे क्या बोलता है, आर्टिकल 5 ये बोलता है अगर कोई भी कंट्री एक मेंबर पे अटैक करेगी, उसका मतलब है सारे मेंबर पे अटैक करना, तो वो जो सारे मेंबर्स है वो मिलके उस कंट्री पे अटैक कर देंगे। ये है नाटो, ठीक है। तो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है, तो रशिया कहता है गैस प्राइस नहीं मिलेंगे। इतना क्लियर। फिर उसके बाद में चाइना कट्स बोरोइंग रेट अगेन, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन पे इंटरेस्ट रेट होती है उसको डिक्रीज कर दिया। क्यों, वहां पे जो रियल एस्टेट सेक्टर है कोविड-19 के बाद में वो बिल्कुल ही डूब चुका है, उसको राइज करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। आरबीआई कट्स फाइनेंशियल ईयर 22 डिविडेंड पे आउट टू द सेंटर टू 30307 करोड़। जो आरबीआई है वो अप्रूव करता है ट्रांसफर ऑफ इतना सरप्लस टू द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन उसने बोला कि कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर रखना पड़ेगा, कितना, 5.50% का, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। आपने हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली अपडेट्स के लिए, और थैंक यू सो मच। और आपने क्वेश्चन अगर आपने लिख के भेजना आप भेज सकते हैं।